जैसा कि आप लोगों ने देखा था, फाइट अभी भी चल रही होती है। बिग कैट अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिस वजह से मोहम्मद के ऊपर जैसे उसका अटैक पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा वो जगह फट जाती है। और मोहम्मद गुस्से में आ जाता है, अपनी ब्लड लाइन को यूज करता है। अपनी ब्लड लाइन को यूज करने के बाद मोहम्मद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। तो उसी तरह अब यहाँ पे बिग कैट भी अपनी लाइगर ब्लड लाइन को यूज करने लगता है, जिस वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है। बिग कैट यहाँ पे अपनी सोड को, मोहम्मद अपनी हैमर को यहाँ पे एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है ऑरा। और यहाँ पे फाइट हो रही होती है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, और दोनों के हथियार पे भी क्रैक्स आ रहे होते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है कि इस वजह से इतना बड़ा धमाका होता है कि बिग कैट पीछे गिरता है, मोहम्मद भी पीछे गिरता है। मोहम्मद सोचने लगता है कि मेरा हथियार यहाँ पे ब्रोकन हो चुका है, पर फॉर्चुनेटली उसका भी हथियार यहाँ पे ब्रोकन हो चुका है। मुझे इतना लगता है वो पूरी तरह से सीरियसली इंजर्ड है, वो अभी अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा। मोहम्मद ऐसा ही सोच रहा होता है। सडनली वो नोटिस करता है कि बिग कैट तो खड़ा हो चुका है। इसे देखने के बाद मोहम्मद पूरी तरह से सरप्राइज हो गया होता है, ये कैसे अभी भी खड़ा हो पा रहा है। तभी बिग कैट अपने हाथों में काफ़ी सारी एनर्जी को गैदर करने लगता है, क्योंकि वो मोहम्मद को यहाँ पे मारना चाहता था। बिग कैट के इस तरह के रूप को देख के मोहम्मद के होश ही उड़ गए होते हैं। बिग कैट आने से वो जैसे ही वहाँ पे मारने के लिए आता है, मोहम्मद सोच रहा होता है ये बंदा तो पूरी तरह से क्रेजी है। और बिग कैट को इस तरह के रूप को देख के मोहम्मद यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे हार ही मान जाता है और गिव अप बोल देता है। जैसे ही गिव अप बोल देता है, बिग कैट अपने अटैक को नीचे कर देता है। इस वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है, मोहम्मद पीछे की तरफ गिरता हुआ जाता है। तभी मोहम्मद यहाँ पे देखता है बिग कैट वहाँ पे खड़ा होता है, हंस रहा होता है, उसके हाथों में खून निकल रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है ये बंदा तो पूरी तरह से क्रेजी है। और जैसे बिग कैट जीत जाता है, बिग कैट यहाँ पे थोड़ा लेट जाता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बिग कैट यहाँ पे फाइनली जीतने के बाद सारे जितने भी लायन मॉन्स्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि ये पार्टिसिपेंट यहाँ पे जीत चुका है। उसने यहाँ पे एक्चुअली गोल्डन मोहम्मद क्लान के बंदे को हरा दिया। इन लोगों को तो भरोसा नहीं हो रहा होता है, और तांगसान यहाँ पे उसे थोड़ा हील करने के लिए आ गया होता है। बोलने लगता है कि बिग कैट तुम्हारी इंजरी तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और उसे ट्रीट करने लगता है। इसके बाद बिग कैट उसे थोड़ा आग से बोलने लगता है, और फिर बोलने लगता है कितना बढ़िया मैच था ना, कितना टाइम हो गया मैंने अपनी पूरी ताकत को यूज करके यहाँ पे फाइट किया है। मैंने उसके साथ फाइट करते करते थोड़ा हार रहा था, और उसकी एनर्जी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था। उसी के साथ फाइट करने के लिए उसी की एनर्जी को मैंने यूज किया, और मैं उसे लग रहा था कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से इंजर्ड हूँ। कितना बेवकूफ़ है वो। तभी इस तरह की चीज़ सुन के तांगसान सोचने लगता है कि इसने अपने ही अपोनेंट के अटैक को यहाँ पे यूज करके उसको हरा दिया, उसको एडवांटेज में, मतलब अपने आप को एडवांटेज में पहुंचा दिया। बिग कैट के कॉम्बोट एक्सपीरियंस बढ़ रही है, और इस तरह का पार्टनर एक्चुअली रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। उसके बाद वेटिंग रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे मीगोंसी पूछने लगती है कि तुम्हारे दोस्त की कंडीशन कैसी है। तभी भी तांगसन बोलने लगता है कि हाँ थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मीगोंसी पूछने लगती है कि ब्रदर तुम्हारा दोस्त कैरी सिटी से है क्या। तांगसन बोल लेते हैं कि लाइगर क्लान है, कर्श क्लान है, पर वो एक कैरी सिटी के पास ही एक विलेज में रहते हैं, ज़्यादा दूर पे नहीं है, तुम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ही अलाइज से, वो हमें ही हेल्प करेंगे। इसके सुनने के बाद मीगोंसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है। इसके बाद मीगोंसी की फ़ाइट होती है, वो भी यहाँ पे अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा दी होती है। फिर बताया जाता है कि तांगसन और बिग कैट के अलावा मीगोंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लकी होती है, क्योंकि उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, सेकंड क्लास ब्लड लाइन का बंदी होती है, जिससे वो आसानी से हरा दी होती है। यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे एडवांस कर गए होते हैं नेक्स्ट राउंड पे। हमें फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जैसे सबको जीत गए होते हैं बिग कैट, और मीगॉन्स यहाँ पे रिटर्न कर चुके होते हैं अपने होटल पे, लेकिन तांगसन को यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए स्पिरिट एम्परर स्केलेट माउंटेन में जाना होता है। तांगसन ने जैसे एक्सपेक्ट किया था, वो वहाँ पे माउंटेन जाता है, याटली इंक को ऑब्जर्व करता है, स्केलेट माउंटेन में जाके यंग एनर्जी को यूज करता है। दोनों ही एनर्जी यहाँ पे उसे ऑब्जर्व किया था, उसे वो मेंटेन करके इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि उसे वो घर जाके बैलेंस करेगा। इस वजह से वहाँ पे जितनी हो सके उतनी एनर्जी को वो गैदर कर रहा होता है। फिर ब्लू सिल्वर ग्रास ब्रांड में इस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, जिस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है। इसे ऑब्जर्व करने के साथ वो जो भी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व किया था पहले
स्पाइडर ट्री ब्लड लाइन को अब्जॉर्व करता है, जिस वजह से इंग और यांग एनर्जी बैलेंस होती है। और कॉर्स डिवोरिंग ब्लड लाइन को भी यूज करता है, जिससे कि इंग और यांग एनर्जी बैलेंस और बढ़ती है। तांगसन इस एनर्जी को बढ़ाता रहता है और उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की जो पावर होती है बढ़ रही होती है। तभी तांगसन सोचने लगता है कि नेक्स्ट मैच में जो भी एनकाउंटर मैं करूँगा, स्पिरिट रेस से फाइट करूँगा, उनकी ब्लड लाइन को भी मैं आसानी से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें तांगसन सोच रहा होता है और ब्लड लाइन को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऐसे करते करते नाइट हो गया होता है। तांगसन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है यातली इंग और टैंग एंड स्केर्ड माउंटेन में। दोनों जाने के बाद उसके बाद पूरी तरह से कोर्स ब्लड लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया होता है। उसके बाद तांगसन यहाँ पे होटल पे आ गया होता है। होटल पे आ जाने के बाद रात से सुबह तक मेडिटेशन करता है, अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करता है। और फिर सुबह हो जाने के बाद बोलने लगता है कि आज मेरी डबल मैच है, मुझे पता नहीं मेरा ओपोनेंट कौन होने वाला है, क्योंकि आज मीगोंजी के साथ मिलकर लड़ने वाला होता है। इसी वजह से एरेना में जल्दी आ गया होता है। जैसे वो मीगोंजी वेट कर रहा होता है, लेकिन मीगोंजी जल्दी ही आ गई होती है, उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, हंस के बातें करते हैं। फिर ये दोनों वेटिंग एरिया पे चले जाते हैं, क्योंकि इनकी कंपटीशन जो फाइट होती है होने वाली होती है। फिर हमें पता चलता है कि तांगसन और मीगोंजी की जो फाइट है वो सबसे पहले ही होने वाली है। इसी वजह से इन लोगों को भी बुलाया जाता है, इनके ओपोनेंट को भी बुलाया दिया जाता है। और यहाँ पे इनके ओपोनेंट में क्रोकोडाइल मॉन्स्टर और क्रेन मॉन्स्टर होते हैं। और तांगसन और मीगोंजी भी सामने खड़े होते हैं, दोनों ही आगे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ इसे देख के तांगसन सोचने लगता है कि टाइम क्रोकोडाइल क्लैन का बंदा बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि तांगसन फिर बोलने लगता है कि अगर मैंने इसकी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर दिया, मेरे पास जो टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का ब्लड लाइन है वो 8 टायर के पिक तक चला जाएगा। तभी वो मीगोंजी को बोलने लगते कि टाइम क्रोकोडाइल के साथ मैं फाइट करता हूँ, तुम इस रेड क्राउन क्रेन को फाइट करो। मीगोंजी को फिर बोलने लगता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से फाइट कर लेता हूँ, मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊँगा। मीगोंजी भी ओके बोल देती है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है, बैटल स्टार्ट हो गई होती है। क्रेन मॉन्स्टर सबसे पहले अटैक करता है, स्पीड से मीगोंजी की तरफ आ रहा होता है। इसे देख के तांगसन बोलने लगता है कि इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। इसे देखने के बाद तांगसन उसके अटैक करने जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी तरफ जितनी भी टाइम है स्लो हो गई है। तांगसन बोलने लगता है कि मेरे चारों तरफ की टाइम स्लो हो गई है, और उसकी तरफ एक अटैक बढ़ रहा होता है। और इसे काउंटर अटैक करने के लिए पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करता है तांगसन। और इसे जैसे ही वो करता है वो रिमूव हो जाता है, स्लो इफेक्ट जो भी हो रहा होता है। इसे देख के वो टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बोलने थे ये क्या हो गया, मेरी जो स्लो प्रोसेस डोमेन था वो कैसे यहाँ पे काउंटर अटैक हो गया। ऐसे करके वो सरप्राइज हो रहा होता है। क्रेन मॉन्स्टर भी यहाँ पे मीगोंजी के साथ फाइट कर रहा होता है। मीगोंजी भी अपने स्पेस पावर से उसे अच्छी तरह से काउंटर अटैक कर रही होती है, और वो डॉज कर रहा होता है। तभी तांगसन को दिखाया जाता है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अपना हाथ लेके टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के ऊपर रखता है, उसे माफ़ी मांगता है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से तबाह हो गई होती है। और उसकी ब्लड लाइन को यहाँ पे तांगसन पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया होता है। इसे जैसे ही देखता है क्रेन मॉन्स्टर, उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। ऑडियंस में बोल रहे होते हैं कि टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ख़त्म हो गया। और तानसन बोल रहा होता है कि टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर की ब्लड लाइन को ऑब्जर्व करना है तो मुझे एक्सट्रीम तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्रेन मॉन्स्टर की हालत सूख गई होती है। वो बोलने लगता है कि टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर यहाँ पे फाइट ही नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे क्या ही इसे हरा पाऊँगा। वो सडनली यहीं पे अपना गिव अप कर लेता है, हार मान जाता है। वो हार मान के यहाँ से चला जाता है, बोलता है कि मैं अपनी जान ही बचा लूँ। फिर यहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि मैं कुछ करने से पहले ही ख़त्म हो गया मैच। तांसन बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में तुम अपना पावर दिखा लेना। उसके बाद तांगसन देखता है कि मीगोंजी और बिग कैट यहाँ से चले गए होते हैं, और तांगसन बोल देता है कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। और तांगसन जैसे वहाँ पे रुका होता है, फिर यहाँ पे ब्रदर जूस से फ़ोन करता है। ब्रदर जूस उसी का दोस्त होता है। उसके साथ बात करने के बाद पूछने लगता है तुम कहाँ हो।
वो बोलने लगता है कि बदसूरा तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुके हो। मैं भी यहीं पे कंपटीशन में देख रहा था कि तुम मीगोंजी से फाइट कर रहे मिल के फाइट कर रहे हो, क्या क्या हुआ है। तभी तांगसन बोलने थे कि ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं बाद में बता दूंगा कि क्यों फाइट कर रहे हैं हम दोनों मिलके। और मेरे दोस्त यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे लो प्रोफाइल करके फाइट कर रहा हूँ बस। वहाँ पे वो बोलने थे कि ठीक है फिर ब्रदर सूरा हम मिल सकते हैं क्या, तुम फ्री हो क्या। फिर तांगसन बोलने लगता है कि ठीक है। फिर बदर